अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी, जो सप्त चिरजीवी में से एक हैं, जीवित देवता हैं, उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे याचना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो समस्त संसार के संकट मिटा दें, सबका मंगल करें, सबको मंगलदायक सूचनाएं प्रदान करें, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, अमंगल कहीं ना हो। इसके साथ आइए भैया जी उवाच की शंख का प्रारंभ करते हैं और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय भाई जगबीर कौशिक समासना जी, बहन शशि त्यागी जी और भाई लीरज सिन्हा जी, जो मेरे नाम राशि हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय काव्य मंजूषा बहन भी उपस्थित हो गई हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए आज आपको बहुत एक छोटे से सूत्र से जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि हम सब लोगों ने अपने घर में कपड़े छांटने का तो काम किया ही होगा, धुलने का काम किया होगा। उसमें केवल तीन ही चीजों की आवश्यकता है, एक पानी की, एक अपने डिटर्जेंट की या साबुन की, और तीसरी आवश्यकता है कपड़ों की। कपड़े कितने गंदे हैं कितने नहीं हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन धुलने योग्य जो कपड़े हैं उनकी आवश्यकता है। केवल तीन ही चीजों की आवश्यकता है और इन तीन चीजों का सामंजस्य बड़ी खूबी के साथ में मिलाया जाता है, होता है, तभी कपड़े धुल पाते। मशीन में डाल दिए या टब में, जो पुरानी प्रथा है, पुराने टब में या बाल्टी में पानी भर दिया, उसमें जो है वो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया और फिर उसके बाद में कपड़े डाल। लेकिन बीच में एक प्रक्रिया और होती है, वो है मशीन में जब डालते हैं तो मशीन को चलाया जाता है। चलाने का मतलब ये है कि उसका मंथन किया जाता है, पानी का और डिटर्जेंट का, जिससे झाग उत्पन्न होती है। झाग तभी उत्पन्न होंगे जबकि उस पानी को डिटर्जेंट के साथ में मथा जाएगा,
वो चाहे हाथ से मथे या मशीन से मथे। और कपड़ों की सफाई इसी बात पर निर्भर विशेष रूप से करेगी कि उसमें कैसे झाग उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं, हमने झाग बना लिए, उसके बाद में हमने उसमें कपड़े डाल दिए, थोड़ी देर बाद उस झाग ने कपड़े का मैल निकाल दिया, कपड़ा स्वच्छ हो गया, लेकिन झाग बैठ गए। इसका मतलब क्या है कि कपड़े को साफ करने के लिए झाग का महत्व तो बहुत अधिक है। डिटर्जेंट का तो है ही, झाग का बहुत महत्व है। और झाग उत्पन्न कैसे होगा? जब उसका मंथन होगा। पहले लोग बाग हाथ से मथा करते थे, हाथ से खंगाल दिया करते थे, तो उसमें झाग बन जाते थे बाल्टी में, टब में। अब मशीन आ गई तो मशीन स्वयं घूम करके वो उसमें झाग पैदा कर देती है। तो झाग का अपने आप में महत्व है, और झाग का महत्व इसलिए है क्योंकि उसके पीछे मंथन होता है। यदि मंथन नहीं किया है तो झाग उत्पन्न नहीं होंगे। केवल पानी में डिटर्जेंट डाल करके बिना मथे यदि आपने उसमें अपने कपड़े डाल दिए हैं, किसी प्रकार की कोई हलचल उसके साथ में नहीं हुई है, कोई झाग उत्पन्न नहीं किया है, तो अपेक्षित सफाई होने में संदेह रहेगा हमेशा। और मैं समझता हूँ कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कपड़े साफ नहीं हो पाएंगे। ये एक मूल सिद्धांत है। वही सिद्धांत समाज में हर प्रक्रिया का है। क्या? कि जब तक आप किसी चीज को मथेंगे नहीं, दूध में से मक्खन निकालने के लिए, दही में से मक्खन निकालने के लिए भी उसको मथना पड़ता है। समुद्र में से अमृत, विष और अनेकों प्रकार के रत्न निकालने के लिए भी उसको मथा गया था। अर्थात, और मथने का क्या है कि एक बार एक और दूसरी बार दूसरी, जितनी तेजी से उसको मथा जाएगा उतनी तेजी से ही दूध में से मक्खन निकलेगा। जैसे मशीन में उतनी ही तेजी से या हाथ से उतनी, जितनी तेजी से मथा जाएगा उतनी तेजी से झाग बनेगी। तो इसलिए अपना उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क में विचारों का मंथन जारी रखें, तभी उसका कुछ हल निकलेगा। यदि मंथन नहीं करेंगे तो कोई भी ना सूत्र निकल पाएगा, ना कोई विचार निकल पाएगा, ना आपका व्यक्तित्व निकल पाएगा। मंथन करना बहुत आवश्यक है। वही मंथन कभी हम अपने हाथ से करते हैं, और कभी, जैसे झाग कभी हम अपने हाथ से बनाते हैं, कभी मशीन के माध्यम से बनाते हैं। इसी प्रकार से वैचारिक मंथन कभी हम स्वतः करते हैं, और कभी किसी के कहने पर, या कोई व्यक्ति आपके लिए मंथन करता है। मंथन कैसे करता है? अपने विचार डालता है आपके मस्तिष्क में, अपनी बातें बताता है, आपको वो रास्ता सुझाता है कि आपको किस दिशा में सोचना है।
किस दिशा में आपको चलना है वो आपको मार्ग बताता है, और उस मार्ग बताने में वो भांति भांति की तरकीब इस्तेमाल करता है। अर्थात कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी इस तरीके से समझाता है, कभी उस तरीके से समझाता है, कभी कोई उदाहरण देकर के समझाता है, कभी किसी चीज को करके बताता है। विभिन्न प्रकार से वो उसमें उद्वेलन पैदा करता है कुछ लोगों के मस्तिष्क में, जो उसके उद्वेलन में शरीक हो जाते हैं, जो शामिल हो जाते हैं, वहां से झाग बन जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। या उस उद्वेलन के माध्यम से वहीं मक्खन निकल जाता है और फिर आपके हमेशा काम आता है। तो इसलिए जो भी पटल के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, या जिसको भी आप कोर कमेटी कह सकते हैं, एपेक्स लेवल कह सकते हैं, या जिसको आप थिंक टैंक कह सकते हैं, वो अपने विचारों के माध्यम से, अपने वाचन के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से वो मथने का काम करते हैं अपने समाज को, अपने साथियों को, ताकि वो लगातार उन्नति कर सके, उनसे कुछ जो लाभकारी चीजें हैं वो प्राप्त हो सके, समाज के लिए, अपने लिए, उनके लिए, तीनों के लिए लाभकारी, ऐसा मक्खन प्राप्त हो सके जो तीनों के लिए लाभकारी हो, पटल के लिए भी, जो साथी हैं उनके लिए भी, और समाज के लिए, जो तीनों के लिए लाभकारी हो, ऐसा प्रयास किया जाता है हमेशा। और ये आप संसार में जितने भी प्रयास चल रहे हैं, वो चाहे एनजीओ के माध्यम से हों, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से हों, चाहे किसी भी प्रकार से, उन सबका ये एक ही नियम है, वो केवल मथते ही हैं सबको। मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिएगा, किसी को वो क्या कहते हैं, वो हमेशा आपके विचारों को मथ देते हैं, उसको खंगाल देते हैं, उसमें झाग उत्पन्न कर देते हैं, और उस झाग से आप मोटिवेट हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी खंगालता रहता है, उसको मरता रहता है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता, न मक्खन निकलता है, न झाग निकलते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कपड़े तो है नहीं, या तो हमारा पानी ही दूषित है, गदले पानी में आप साबुन डाल करके झाग बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेंगे, जितना मर्जी उसकी कोशिश करें। तो या तो पानी गदला है, या आपके डिटर्जेंट में जान नहीं, दो ही स्थिति है, बाल्टी में या टब में झाग न बने। ये विचार करना उस व्यक्ति का काम है जो कि उसको मथने का प्रयास कर रहा है। यहां यदि सीधे सीधे कहूं मैं, तो दो ही प्रकार हैं। यदि हमको अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, या अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसके दो ही तरीके, दो ही बातें हैं कि या तो हम जिन पर प्रयास कर रहे हैं वो उदासीन हो गए, या दूसरी एक स्थिति ये है कि हम जिस तरीके को प्रयोग कर रहे हैं वो तरीका हमारा
समझ में नहीं आ रहा है। दो ही कारण हैं, दो के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है कि अपेक्षित परिणाम ना मिले। तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर सकें। अब मैं आज के एक दूसरे बिंदु पर आता हूँ। ये बिंदु तो यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन आप चाहें तो इसको वहाँ भी जोड़ सकते हैं। आज एक कार्यशाला चल रही है इसी के अनुषंगी पटल पर 25B पर कि मोटिवेट करना है और मोटिवेट रहना है। ये बड़ी एक चक्र वाली बात है, जैसे साइकिल का या किसी चीज़ का, कार का, स्कूटर का, स्कूटी का उसका पहिया होता है, वो जैसे चलता है। अर्थात एक राउंड टेबल रेस हो रही है। आप स्वयं को ये अनुभव कर रहे हैं कि आप आगे चल रहे हैं तो आपके पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं। यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं कि दूसरा आगे चल रहा है तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं। वही स्थिति है। मेरा अपना मानना ये है कि यदि हम स्वयं मोटिवेट नहीं हैं तो हम दूसरे को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। हमें स्वयं के अंदर मोटिवेशन चाहिए। पहले हम स्वयं मोटिवेट होंगे तभी किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। वो मोटिवेशन किस प्रकार से हो सकता है, उसके विभिन्न प्रकार हैं। आप कुछ कार्य ऐसा करके दिखाइएगा जिससे लोग बाग जिसको देख करके मोटिवेट हो। जैसे आपकी निरंतरता हो सकती है। अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अनियमित आदमी हूँ, लेकिन जैसे कुछ लोगों का समय है कि वाचन का ये समय है, इस समय पर उपस्थित होंगे, प्रतिदिन होंगे। वो चाहे उनके पास कोई विचार हो या न हो, चाहे उन्होंने सोचा हो या न हो, लेकिन उनकी निरंतरता ही उनको अपने साथियों को, जिससे जो सामने बैठे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। इसलिए क्योंकि जो टेबल की दूसरी तरफ हैं वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब समय हो और कब जो है वो हमारा जो मोटिवेशन देने के लिए हमारे साथी उपस्थित हो, कि इस समय किसको उपस्थित होना है। ये एक बड़ा मोटिवेशन है। दूसरी चीज, जो वाचन किया जाता है कहीं से भी, कोई भी साथी वाचन करते हैं, वो अपने उसमें क्या कंटेंट देते हैं, क्या बात बताते हैं, उसके अंदर उदाहरण किस प्रकार के प्रस्तुत करते हैं, क्या सामान्य जीवन से उठा करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या कि बड़े ऐसे क्लिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा एक दूसरे के प्रति, अर्थात आपकी भाषा ऐसी हो जो कि सामने वाले को एकदम समझ में आ जाए, आपके उदाहरण ऐसे हों जिसको कि वो ये लगे कि हाँ मेरी जिंदगी से उदाहरण लिया गया है, विचार आपके ऐसे हों जो कि एकदम से उसको लगे कि हाँ ये बात तो सही है, ये तो मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो जब तक एक आपस में जुड़ाव नहीं होगा, यही तीन चीजें हैं जुड़ाव की। एक आपकी भाषा है, एक आपकी शैली है और एक आपका कंटेंट है। ये तीन चीज जैसे ही एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं तो मोटिवेशन शुरू हो जाता है। और फिर वो मोटिवेशन केवल एक तरफ से नहीं होता, वो फिर दोनों तरफ से होता है। जो वाचन कर रहे हैं
वो टेबल के दूसरी तरफ जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और जो सामने बैठे हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो मोटिवेट करते हैं उस वाचक को। क्योंकि पता चला कि आदमी बोल गया, अपनी सारी बात कर दी और उसको सुनने वाला कोई नहीं मिला। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में जो वाचक है वो मोटिवेशन चाहने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का जब कोई सुनता ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है कि कोई आदमी बोल रहा है नहीं बोल रहा है या क्या है कैसे है। तो दोनों तरफ से मोटिवेशन होता है, अर्थात जो वाचक है उसका मोटिवेट रहना आवश्यक है, और साथ ही साथ उसका मोटिवेट करना भी आवश्यक है। मोटिवेट रहना इसलिए आवश्यक है ताकि वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके समाज के साथ में, अपने साथियों के सामने। और मोटिवेट करना इसलिए आवश्यक है कि जब तक वाचक मोटिवेट नहीं करेगा तब तक सुनने वाले कैसे आएंगे, तब तक सुनने वाले मिलेंगे कहाँ। जब किसी को कोई बात अच्छी लगेगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कोई सिद्धांत की बात मिलेगी, कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मथा गया तो उसमें से कुछ मक्खन निकला है, कोई एक बात भी याद रह जाएगी, तो वो मोटिवेट करता है। तो इसलिए मेरे विचार से दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले स्वयं को मोटिवेट रहना जरूरी है। और हम मोटिवेट रहेंगे कब? जबकि कोई हमें मोटिवेट करेगा, वो चाहे परिस्थितियां हों, चाहे किसी पटल के संस्थापक हों, व्यवस्थापक हों, एनजीओ के हेड हों, थिंक टैंक हो, किसी संस्था का, किसी समिति का, किसी परिवार का। तो उसके लिए ज़रूरी है, परिवार में छोटे लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, बच्चे जो अगली पीढ़ी है वो मोटिवेट कैसे होती है, उनको बड़ी पीढ़ी मोटिवेट करती है। तो इस प्रकार से जो वरिष्ठ साथी हैं वो जब अपने नवागंतुक साथियों को मोटिवेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, तभी वो मोटिवेट रहते हैं। और जब एक बार आदमी मोटिवेट रहना प्रारंभ कर देता है तब वो मोटिवेट करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों की स्थिति अपने आप में एक दूसरे के साथ में चोली दामन का साथ है। यदि आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया है तो आप मोटिवेट रह नहीं सकते। सेल्फ मोटिवेशन कभी कभी परिस्थितियों के माध्यम से हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मायनों में देखा जाता है, कम स्थितियों में देखा गया है। अधिकतर मोटिवेट कोई ना कोई करता है, चाहे घर के बड़े करें या कोई समाज का बड़ा करे या कोई पटल का व्यवस्थापक करे, कहीं का थिंक टैंक करे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई मोटिवेट करेगा तब आपको, और फिर उसको निरंतरता प्रदान करेगा। मोटिवेशन ये नहीं है कि आज कह दिया और उसके बाद में छोड़ दिया। जब तक निरंतरता नहीं होगी किसी चीज में, लोहे का जो कोई औजार बनता है या कोई सामान बनता है, उसको कड़े हथौड़े से, बड़े हथौड़े से पीटा जाता है, वो सब बनता है। लेकिन उसका आभूषण नहीं बनता है,
आभूषण स्वर्ण का बनता है और उस पर उतनी जोर से चोट नहीं की जाती जितनी कि लोहे पर की जाती है, लेकिन स्वर्ण आभूषण हमेशा पहनने के काम आता है। उस पर चोट कैसी होती है? छोटी छोटी टुक 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 टुक, तब जाकर के वो आभूषण बनता है। तो इसी प्रकार से जब मोटिवेशन धीरे 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 करके दिया जाता है, तब जो मोटिवेटेड व्यक्ति होता है वो फिर दूसरों को मोटिवेशन देने के काम करने लगता है। स्वयं मोटिवेट रहता है और दूसरों को मोटिवेशन देने का काम करता है। अर्थात वो आभूषण फिर ऐसा बनता है कि वो दूसरों के लिए शोभा प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ये आज एक विचार मेरे मन में उठा अचानक आते आते। ये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज की कार्यशाला में मैं चाहता हूँ कि चूँकि बहुत अच्छा विषय है कि आप मोटिवेट करना चाहते हैं या आप मोटिवेट रहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों ही स्थितियाँ आवश्यक हैं एक सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति के लिए। एक विवेकपूर्ण बुद्धिशाली विद्यावान व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि दोनों ही चीज़ें चलें। जो उसको जानकारी है वो दूसरों को दे, उसके हिसाब से मोटिवेट करे, और जो उसको नहीं है वो दूसरों से ले। अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में मोटिवेशन चलता रहे, यही सर्वोत्तम है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और जो उपस्थित हुए हैं आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, जो हृदयांगन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई रजनीकांत झा जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय काव्य मंजूषा दीदी, मैं इनका पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं आप तक पहुँचें। भाई नीरज सिन्हा जी, बहन शशि त्यागी जी और मित्र जगवीर कौशिक समाचना जी, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय।